Good morning students. How are you? Welcome to all of you in physics class. बेटा जो हमने थर्ड ए चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर में से हमने फोर्स, इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इम्पल्स, यूनिट ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन टॉपिक को कवर कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। सो टुडे आवर टॉपिक इज न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो भी हम सेकंड लॉ से ड्राइव कर सकते हैं और न्यूटन का थर्ड लॉ भी हम सेकंड लॉ से ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहले हम न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको ड्राइव करेंगे सेकंड लॉ से। फर्स्ट लॉ इज कंटेन इन द सेकंड लॉ। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मोशन क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी बॉडी है, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स, उस बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, देन एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो एम ए इज इक्वल टू 0 बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसी भी बॉडी का कैन नॉट बी इक्वल टू 0। हमारे पास मान लो कोई बॉडी है, लेट अस सपोज ये पेंसिल है, इसका मास कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या होएगा? 0 व्हेन फोर्स इज इक्वल टू 0। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसलिए हम एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? dv/dt दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? 0 के। मैंने आपको बताया था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेशन 0 होता है तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। सबसे पहले डेरिवेशन का क्या मीनिंग होता है? देखो हमारे पास जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो वेलोसिटी है, ठीक है। d/dt का मतलब है डेरिवेशन, dv/dt का मतलब है डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 होएगा, ये एक फंडामेंटल फार्मूला है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो क्वांटिटी क्या होएगी? कांस्टेंट। मींस बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मान लो ये पेन है हमारे पास, इस पे हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है। अगर पेन रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। देखो अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी जब बॉडी पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो ये हमने इक्वेशन से ड्राइव कर दिया है। हमारे पास जो मैथमेटिक इक्वेशन थी एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो हमारा क्या कंसेप्ट था? फर्स्ट लॉ इज कंटेन इन द सेकंड लॉ। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो सेकंड लॉ में कंटेन होता है, ठीक है। हम सेकंड लॉ को लेके चले थे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने फर्स्ट लॉ को प्रूव कर दिया। फर्स्ट लॉ क्या है? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जितनी देर बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ इज कंटेन इन द सेकंड लॉ। जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो भी सेकंड लॉ में कंटेन होता है, मतलब कि हम सेकंड लॉ से न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसपे कोई भी अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। लेट अस सपोज हमारे पास 2 बॉल हैं, बॉल ए एंड बॉल बी, ठीक है। दोनों में आपस में इंटरेक्शन होती है, ठीक है। इंटरेक्शन किसके कारण होती है? दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाती है बॉडी, बट अदर एनी एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों बॉडी पे कोई भी काम नहीं करता, ठीक है। फर्स्ट बॉडी ए है, सेकंड बॉडी बी है, दोनों का आपस में कोलिजन होता है। जब दोनों का आपस में कोलिजन होएगा तो बॉडी ए बी पे फोर्स लगाएगी, बॉडी बी ए पे फोर्स लगाएगी। जो बॉडी ए ने बी पे फोर्स लगाया उसको हमने F1 से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एक्शन। जो बॉडी बी ने ए पे फोर्स लगाया उसको हमने F2 से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से हमने क्या प्रूफ किया था? चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम।
देखो अगर बॉडी ए बी पे फोर्स लगाएगी, बी ए पे फोर्स लगाएगी, तो दोनों बॉडी का मोमेंटम चेंज होएगा। चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बी इज इक्वल टू F1 डेल्टा टी, क्योंकि जो बॉडी बी पे फोर्स लग रहा है वो है F1, कितने टाइम के लिए लग रहा है डेल्टा टी टाइम के लिए। नेक्स्ट, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, जब बॉडी बी ए पे फोर्स लगाएगी ए का लीनियर मोमेंटम चेंज होएगा, दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, क्योंकि जो बॉडी ए है उस पे फोर्स लग रहा है F2। टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए एंड बी, ठीक है, दोनों का लीनियर मोमेंटम होएगा, उनका सम किसके इक्वल होएगा F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, देन चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 0, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल आएगा 0 के। सो इस क्वेश्चन को हमने किसके इक्वल रख दिया 0 के, ठीक है। इस टर्म को हम राइट हैंड साइड ले गए, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या है डेल्टा टी। सो F1 इज इक्वल टू माइनस F2, सो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी सेकंड पे फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड एक्शन। सेकंड बॉडी फर्स्ट पे फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। दिस एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट बेटा हमारा कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, लेट अस सपोज हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है। सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है, अगर हमारे पास टू बॉल है ए एंड बी, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करती हैं, बट जो बॉल ए एंड बी है इन दोनों पे अदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑल द बॉडी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, तो दोनों बॉडी का मोमेंटम क्या होएगा कंजर्व। इसका मीनिंग क्या है, इट इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू देयर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन। जो मोमेंटम है वो म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन के कारण अफेक्टेड नहीं होएगा। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास टू बॉल हैं ए एंड बी, इन दोनों के आपस में इंटरेक्शन हुई, ए ने बी पे फोर्स लगाया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ बी ए, बी ने ए पे फोर्स लगाया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ ए बी। देखो जब इन दोनों के बीच में कोलिजन नहीं हुआ था, मतलब कि टू बॉल के बीच में इंटरेक्शन नहीं हुआ था, तो ए बॉल का मोमेंटम था पी ए, ठीक है, बॉल बी का मोमेंटम था पी बी। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर इंटरेक्शन, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू पी ए डैश, ठीक है, एंड मोमेंटम ऑफ बॉडी बी इज पी बी डैश। ओके, अब हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लेके चलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू टाइम। सबसे पहले ये थ्योरम हम बॉडी ए के लिए अप्लाई करते हैं। चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, ठीक है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम माइनस बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, पी ए डैश माइनस पी ए, दैट इज इक्वल टू एफ ए बी इंटू डेल्टा टी, ठीक है, क्योंकि जो बॉडी ए पे फोर्स लगा था उसको हमने एफ ए बी से रिप्रेजेंट किया था, और जो फोर्स है कितने टाइम के लिए लगा था, डेल्टा टी के लिए। नेक्स्ट हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बॉडी बी के लिए अप्लाई करते हैं। चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी इज इक्वल टू पी बी डैश माइनस पी बी इज इक्वल टू एफ बी ए इंटू डेल्टा टी, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ठीक है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देंगे। सो पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल टू माइनस पी बी डैश माइनस पी बी। ओके,
तो अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंजमेंट कर लेंगे। इस टर्म को हम इधर ले आए, इस टर्म को हम इस साइड ले गए। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जो ये वाली टर्म है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए, ओके, और जो ये वाली टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड ले आए। ठीक है, इस इक्वेशन से हमें क्या प्रूफ होगा, जो मोमेंटम है किसी बॉडी का कोलिजन के दौरान अफेक्टेड नहीं होता। कोलिजन से पहले दोनों बॉडी का मोमेंटम किसके इक्वल था, PA प्लस PB। आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी का मोमेंटम किसके इक्वल था, PA डैश प्लस PB डैश। दोनों ये मोमेंटम इक्वल है। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं मोमेंटम इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले एप्लीकेशन है रिकॉलिंग ऑफ ए गन। ठीक है, बिफोर फायरिंग V1 एंड V2 बोथ आर एट रेस्ट। ठीक है, लेट अस सपोज ये हमारे पास गन है, गन की वेलोसिटी मतलब कि V2 है, गन का मास M2 है। बुलेट की वेलोसिटी V1 है, बुलेट का मास M1 है। जब फायरिंग नहीं हुई थी तो V1 एंड V2 क्या थी, दोनों रेस्ट पे थी, क्योंकि गन और बुलेट रेस्ट पे थी। सो मोमेंटम ऑफ बोथ ही जीरो। आफ्टर फायरिंग मोमेंटम किसके इक्वल होएगा, दोनों का M1 V1 प्लस M2 V2, क्योंकि जो बुलेट का मास है दैट इज M1, बुलेट की वेलोसिटी V1 है। बुलेट का मोमेंटम होएगा M1 V1 और गन का मास M2 है, गन की वेलोसिटी V2 है, इसलिए गन का मोमेंटम किसके इक्वल होएगा, M2 V2। ठीक है, आफ्टर मतलब कि इंटरेक्शन क्या होएगा, इन दोनों का मोमेंटम M1 V1 प्लस M2 V2। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या आएगा, आफ्टर कोलिजन क्या है मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन क्या था मोमेंटम, 0। बेटा ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ बिफोर कोलिजन। वैसे हमने क्या बोलना है, राइट करना है हमने बिफोर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग। ठीक है, फायरिंग से पहले दोनों का मोमेंटम 0 था। ठीक है, क्योंकि दोनों बॉडी रेस्ट पे थी। आफ्टर फायरिंग इनका मोमेंटम M1 V1 प्लस M2 V2 है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम आफ्टर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर फायरिंग। ठीक है, इन दोनों टर्म को हम इक्वल रख देंगे, तो M2 V2 किसके इक्वल आ गया, माइनस M1 V1। सो वेलोसिटी गन की किसके इक्वल आ गई, V2 इज इक्वल टू माइनस M1 V1 अपॉन M2। ठीक है, देखो जितना मास गन का ज्यादा होएगा उतनी वेलोसिटी गन की क्या होएगी, लेस, क्योंकि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गन। ठीक है, नेक्स्ट इसकी क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बिफोर फायरिंग गन मस्ट बी हेल्ड टाइटली टू द शोल्डर। देखो जब गन फायर करती है, फायरिंग से पहले हम गन को क्या करते हैं, शोल्डर के साथ टाइटली बाउंड कर देते हैं। इसका क्या कारण होता है, बिकॉज एज मास ऑफ द गन इज इंक्रीज। अगर हम गन को शोल्डर के साथ टाइटली बाउंड करेंगे तो गन का मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। गन का मास इंक्रीज होने से देन वेलोसिटी ऑफ द गन इज डिक्रीज। इस फॉर्मूले से अगर गन का मास इंक्रीज होता है तो गन की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। व्हेन वी हेल्ड गन टाइटली बॉडी ऑफ द शूटर एंड गन बिहेव एज वन बॉडी। जब कोई भी शूटर गन को अपने शोल्डर पे टाइटली मतलब कि बाउंड कर लेता है, ठीक है, तो बॉडी ऑफ द शूटर एंड गन बिहेव एज ए वन बॉडी। दिस वुड सेव द हर्टिंग द शोल्डर। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने 2 कंसेप्ट को स्टडी किया, न्यूटन सेकंड लॉ इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेटा ये हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। आप सभी ने अच्छे से केयरफुली होके वीडियो देखनी है, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।